करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम 60% एम लक्ष्मीकांत कवर कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे स्टेट की। समझ रहे हैं? तो स्टेट में गवर्नर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, इन सबको हम देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम गवर्नर से। अब ये 30वां चैप्टर है। अब इसको मैंने 2 में डिवाइड किया है। पहले हम आज गवर्नर का बेसिक्स देखेंगे, ठीक है। इसके बाद वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि हम गवर्नर और प्रेसिडेंट को कंपेयर करेंगे कि दोनों की पावर कितनी है, ठीक है, कैसे दोनों की पावर डिफरेंट है, कहां गवर्नर की पावर ज्यादा है, कहां प्रेसिडेंट की पावर ज्यादा है। तो हम ये देखेंगे इस लेक्चर में। हम जानेंगे कि गवर्नर की पावर्स क्या होती हैं, कैसे अपॉइंट किया जाता है, गवर्नर को चुनते क्यों नहीं है हम, क्यों अपॉइंट करते हैं, तो ये सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां पे क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों, गवर्नर की अगर हम बात करें तो पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नर से डील करता है। आर्टिकल 153 से 167, ठीक है ना। ये जो सरकार है, स्टेट्स, गवर्नमेंट इन द स्टेट्स, उससे डील करता है ये, ठीक है। और जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, जिसमें गवर्नर भी आता है, उससे डील करता है। तो गवर्नर की बात करें तो पार्ट 6 में आता है, ठीक है। अब देखिए, हमारे संविधान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है, यह आपको पता ही है। अब इसमें क्या है कि सेंटर में तो प्रेसिडेंट है, ठीक है, टाइटुलर हेड जो है वो प्रेसिडेंट होता है। और स्टेट में अगर बात करें तो गवर्नर होता है। प्रेसिडेंट और गवर्नर लगभग लगभग सेम ही होते हैं, कुछ एक आध पावर्स को छोड़ दे, ठीक है। तो प्रेसिडेंट और गवर्नर, प्रेसिडेंट की पावर को आप कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए गवर्नर में। समझ रहे हैं? जो अपॉइंटमेंट होता है, जिस तरीके की इनकी पावर्स होती हैं, ठीक है। लेकिन हां, जाहिर सी बात है, यहां पे गवर्नर प्रेसिडेंट से छोटा ही रहेगा, कुछ भी आप कह लीजिए। लेकिन स्टेट में गवर्नर जो है वो हेड होता है, ठीक है ना। बट अगेन, जैसे कि प्रेसिडेंट एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है, सेम टू सेम गवर्नर भी एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है ना। मतलब रियल पावर जो होगी वो चीफ मिनिस्टर के पास होगी, ठीक है। गवर्नर जो है वो एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नर काम करता है। कई बार हमने देखा कि गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में काफी ज्यादा तनातनी हो जाती है। अभी आप देखिए, उद्धव ठाकरे और जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं उनके बीच में तनातनी हो गई है कि नहीं। कई बार ऐसा केरल में आप देखिए, केरल में हो गई थी काफी ज्यादा दिक्कत अभी कुछ ही दिन पहले। तो कई बार हम देखते हैं गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाती है। दिल्ली का तो केस सबको ही पता है, एलजी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। समझ गए आप? अब यहां पे हर स्टेट में गवर्नर होगा। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1956 में आया, ठीक है, यह भी बोलता है कि एक ही गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट भी संभाल सकता है, ठीक है। एक गवर्नर 2 और मोर स्टेट में भी अपॉइंट किया जा सकता है। ये 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ। यह बोलता है हालांकि गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन सरकार की इसमें हस्तक्षेप होती है, ठीक है। ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट प्रेसिडेंट जो है इसको अपॉइंट करेगा। लेकिन सरकार, जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट की यहां पे जो रूलिंग पार्टी होती है उसका बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होता है, अगर प्रैक्टिकली बात करें, ठीक है ना। अब जैसे प्रेसिडेंट के बाद होता है वाइस प्रेसिडेंट, वैसे गवर्नर के बाद वाइस गवर्नर नहीं होता है। यह कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। देखिए, जब ड्राफ्ट बना हमारे यहां तो इसमें यह था कि गवर्नर को चुना जाए। जैसे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में गवर्नर को चुना जाता है। गवर्नर जो है वहां पे डायरेक्टली इलेक्ट होके आता है, लोग उसको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं वहां पे। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होता है, हमारे यहां बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। हमारे यहां गवर्नर को हम नहीं चुनते हैं, चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं। मतलब पार्टी को जिताते हैं, पार्टी उसमें फिर चीफ मिनिस्टर को नॉमिनेट करती है, जो भी उनका लीडर होता है। समझ रहे? तो एक तरीके से हम यहां पे सरकार को चुनते हैं, गवर्नर को नहीं चुनते हैं। तो ड्राफ्ट में ऐसा नहीं था, ड्राफ्ट में यह था कि नहीं, गवर्नर को चुनो। लेकिन बाद में जब हमारा संविधान बना तो उसमें यह हटा दिया गया। क्यों? आप खुद ही समझिए। अगर गवर्नर और दोनों चुनाव होते, गवर्नर के भी चुनाव होते और इधर सरकार के भी चुनाव होते, ठीक है, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी आपस में कंपीट करती, तो इसमें प्रॉब्लम होती कि जो चीफ मिनिस्टर होता वो भी चुन के आया, जो गवर्नर होता वो भी चुन के आया, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता। जब गवर्नर नहीं चुन के आ रहा है तब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अगर चुन के आया होता तब तो घमासान मच जाती। आप समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती। आप जनता को छोड़िए, पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती।
तो इसीलिए थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाया और बोला कि नहीं, गवर्नर को हम नहीं चुनते हैं। और मान लीजिए गवर्नर को एक पर्टिकुलर पार्टी से आया, उसको चुन के भेजा, तो गवर्नर उस पार्टी को फेवर करेगा, जो भी पॉलिसी बनाएगा, जो भी डिसीजन लेगा, ठीक है, वो उस पार्टी के हिसाब से लेगा। तो ये चीज आप समझे, इसीलिए हम गवर्नर को इलेक्ट नहीं करते। समझ गए? अब अगर स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव क्या जो काम करेंगे, अब इसमें आएगा गवर्नर, फिर आएगा चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल। ये आप समझे? अब हम बात करते हैं कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है। गवर्नर को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट को गवर्नर मतलब रहता है, ठीक है। 5 साल का वैसे इसका टर्म होता है गवर्नर का, ठीक है। ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब और भी एक्सटेंड इसको किया जा सकता है, 5 साल 10 साल, दूसरे टर्म में भी आ सकता है गवर्नर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कई गवर्नर तो काफी टाइम तक रहते हैं, स्टेट में अपॉइंटेड रहते हैं, उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, फिर उसकी 35 साल की उम्र होनी चाहिए, ये चीज आप याद रखिए, ठीक है। 35 साल की उसकी उम्र होनी चाहिए और भारत का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। 2 चीजें और हैं। सबसे पहले तो जिस स्टेट का गवर्नर चुना जा रहा है वो उस स्टेट का नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए महाराष्ट्र का कोई गवर्नर चुना जाएगा तो महाराष्ट्र का नहीं होगा, समझ रहे हैं, दूसरे स्टेट का होगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन ये है कि यहां पे प्रेसिडेंट हमेशा चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट करेगा। जब भी गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा तो प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर को, जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर, जैसे महाराष्ट्र का अगर गवर्नर चुना जाएगा तो प्रेसिडेंट जो है वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को कंसल्ट करेगा। समझ रहे हैं? इसीलिए सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा होता है। आप 1991 में दोस्तों वीपी सिंह की जब सरकार थी, आपको बता दूं कि 14 गवर्नर, ठीक है, हटाए गए थे, बदले गए थे स्टेट्स के। तो कई बार ऐसा होता है और कई बार गवर्नर एकदम तख्ता पलट भी कर देते हैं, सरकारी गिरा देते हैं, है ना। तो ये भी चीज होती है कई बार। अब उसके बाद कंडीशंस क्या क्या है? कंडीशंस तो जो नॉर्मल होती हैं, ठीक है, कि अगर आप इतनी बड़ी पोस्ट ले रहे हैं तो अगर आप किसी भी हाउस के मेंबर हैं, ठीक है, आपको उस सीट को वैकेट करना होगा, छोड़ना होगा। मतलब जब आप गवर्नर रहेंगे तो कोई और पोस्ट आप नहीं ले सकते, किसी हाउस के आप मेंबर नहीं हो सकते, ठीक है। ये चीज आप समझे? कोई भी ऑफिस या प्रॉफिट, कोई भी सरकारी जॉब, कुछ भी आप नहीं कर सकते, आपको गवर्नर ही रहना पड़ेगा, ठीक है। राजभवन को, जो ऑफिशियल रेसिडेंस होता है गवर्नर का, वो यूज करेगा, ठीक है। कोई उसको पैसा नहीं देना, कोई किराया नहीं देना, उसको पैसा मिलेगा। सैलरी जो है वो 1,10,000 पर मंथ, बेसिक है ये। 2008 में पार्लियामेंट ने सैलरी बढ़ा दी, ये बेसिक है 1,10,000, और ऊपर से बहुत कुछ ऐड होता है, बहुत सारी प्रिविलेजेस मिलती हैं, समझ रहे हैं। तो ये चीज है। उसके बाद टर्म कितना होता है? 5 साल का टर्म होता है, याद रखिएगा, 5 साल का टर्म होता है, लेकिन प्रेसिडेंट हटा सकता है, प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ऑफिस होल्ड करता है। पावर्स की बात करते हैं। अब गवर्नर की बात करें दोस्तों तो उसके पास 4 ताकतें होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल। यही 4 ताकतें प्रेसिडेंट के पास भी होती है, यही 4 पावर्स होती है। सेंटर में जो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है वही स्टेट में गवर्नर के पास पावर होती है। बस कुछ क्षेत्र में गवर्नर की ताकत थोड़ी सी ज्यादा होती है प्रेसिडेंट से, और कुछ क्षेत्र में प्रेसिडेंट की पावर गवर्नर से ज्यादा होती है। अभी हम अगले लेक्चर में बाकायदा गवर्नर और प्रेसिडेंट को कंपेयर करेंगे, देखेंगे प्रेसिडेंट की क्या पावर्स होती है, मतलब कंपैरिजन में देखेंगे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की क्या ताकत होती है। अब जैसे प्रेसिडेंट जो है वो मिलिट्री को रूल करता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास डिप्लोमेटिक पावर होती है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास इमरजेंसी पावर होती है, प्रेसिडेंट किसी की मौत की सजा को माफ कर सकता है, ठीक है। तो ये पावर्स गवर्नर के पास नहीं होती है। तो एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेगी वो गवर्नर के ही नाम पे लेगी, ठीक है ना। एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट होता है अगर गवर्नर की बात करें, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट एक्शन लेगी, जो भी स्कीम, जो भी डिसीजन लेगी, जो भी एक्शंस होंगे, वो सब गवर्नर के ही नाम पे होंगे। गवर्नर रूल्स बनाएगा, ऑर्डर्स देगा, और उसके ऑर्डर्स को, रूल्स को माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी रूल्स बनाएगा वो। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, अदर मिनिस्टर्स को, जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उसको अपॉइंट करता है। गवर्नर जिस दिन चाहे उनको हटा भी सकता है, ठीक है। देखिए ये ड्यूरिंग हिज प्लेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब गवर्नर के पास पूरी ताकत है। ऐसा होता नहीं है, कुछ केसेस में होता है दोस्तों, जैसे कल्याण सिंह की गवर्नमेंट जब बर्खास्त की गई थी, ठीक है, तो अगर गवर्नर को लगता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, मशीनरी सही नहीं चल रही है, तो उसके पास ताकत होती है, ठीक है। लेकिन आमतौर पे जब अगर सरकार के पास मेजोरिटी है तो वो अपना पूरा टर्म करती है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं
कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश में और उड़ीसा में एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होता है, ठीक है, वो भी गवर्नर अपॉइंट करता है। फिर एडवोकेट जनरल, इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये अपॉइंट करता है। तो आप देख सकते हैं जो प्रेसिडेंट के पास ताकत है वही गवर्नर के पास भी ताकत है, अगर एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें, ठीक है। उसके बाद ये रिकमेंड करता है कि स्टेट में इमरजेंसी लगा दो। स्टेट में अगर स्टेट मशीनरी सही से काम नहीं कर रही है तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, और जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो गवर्नर के पास बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है, ठीक है। और चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी इन द स्टेट होता है गवर्नर, ठीक है, और वाइस चांसलर्स को भी ये अपॉइंट करता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर की बात करें दोस्तों तो स्टेट लेजिस्लेचर को ये समोन और प्रोरोग करता है, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी ये डिसॉल्व करता है। स्टेट लेजिस्लेचर को ये एड्रेस करता है, मैसेजेस भेजता है, बिल्स के रिस्पेक्ट में भी इसके पास पावर होती है। हां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/6 मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ये कौन होंगे? ये होंगे जिनको स्पेशल नॉलेज है लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव। तो ये ताकत होती है, प्रेसिडेंट 1/6 ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर को अपॉइंट करता है जिनकी स्पेशलाइजेशन किसमें हो, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव, ताकि इंटेलेक्चुअल्स पीछे ना रह जाएं। इंटेलेक्चुअल चुन के आएंगे नहीं, इसीलिए प्रेसिडेंट और गवर्नर को स्पेशल पावर्स दी गई हैं कि आप अपॉइंट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली अपॉइंट करो, ठीक है, जो इन क्षेत्र में माहिर हो, ताकि सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे से हो पाए। उसके बाद एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का भी एक मेंबर जो है वो नॉमिनेट करता है, ठीक है ना। फिर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना है यह भी डिसाइड करता है गवर्नर, लेकिन इलेक्शन कमीशन से यहां पे कंसल्ट करता है। बिल की बात करें दोस्तों तो बिल की पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने प्रेसिडेंट का देखा था, ठीक है, गवर्नर का भी मोटे मोटे तौर पे ऐसा ही है। अब अगर कोई बिल आता है, ठीक है, गवर्नर के पास, और स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको पास कर दिया, तो गवर्नर या तो उसको एसेंट देगा, ठीक है, या फिर अपना एसेंट रोक लेगा, बिल को एसेंट नहीं देगा, या फिर रिटर्न कर देगा। अगर गवर्नर ने बिल को रिटर्न कर दिया और बोला स्टेट लेजिस्लेचर कि आप स्टेट लेजिस्लेचर को बोला कि आप रिकंसिडर करो, ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो रिकंसिडर करती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि गवर्नर के पास बिल आया और गवर्नर जो है वापस विधानसभा में बिल भेज रहा है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं बता रहा है। आप आमतौर पे कोई चीज रिटर्न करोगे तो बोलोगे ये चीज बदलनी है। अब गवर्नर बिल तो वापस कर दिया लेकिन चेंजेस नहीं बता रहा है, कोई अमेंडमेंट नहीं बता रहा है, तब वो बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाता है। जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व करता है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रेसिडेंट का तो कंसिडरेशन चाहिए ही ना, ठीक है। तो ये बिल के क्षेत्र में ये ताकत होती है गवर्नर के पास, ठीक है। अब आपको बता दूं कि कब गवर्नर जो है वो बिल को रिजर्व कर सकता है, ठीक है, ये चौथी पावर का जो गवर्नर है वो अप्लाई करेगा। कोई ऐसा बिल है, कोई ऐसा प्रोविजन हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, जिनको अल्ट्रा वायर्स बोला जाता है, ठीक है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट हो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री के अगेंस्ट हो, या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस नहीं हो, वो नेशनल इंपॉर्टेंस को, नेशनैलिटी को, राष्ट्रवाद को खतरा हो, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन है जब गवर्नर बिल को रिजर्व करेगा। समझ गए? ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करता है, रिपोर्ट जो स्टेट फाइनेंस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट्स होती हैं वो भी रखता है गवर्नर। फाइनेंशियल पावर की बात करें तो अगेन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे सेंटर बजट लेके आती है ना, वैसे विधानसभा में भी बजट आता है स्टेट का, ठीक है। मनी बिल्स जो होते हैं, जब तक गवर्नर रिकमेंडेशन नहीं देगा, प्रायर रिकमेंडेशन, सेम पावर प्रेसिडेंट की थी, ठीक है ना, मनी बिल्स में, ठीक है, मनी बिल्स में सेम पावर जो है वो प्रेसिडेंट की थी, ठीक है, यहां पे भी सेम पावर इनके पास है। गवर्नर की रिकमेंडेशन चाहिए मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब अगर कोई डिमांड चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है, तब भी आपको गवर्नर की रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। समझ रहे हैं? कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ द स्टेट से ये एडवांसेस देता है, पैसे देता है कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ स्टेट से। अगर कॉन्टिंजेंसी फंड, मैंने बताया था ना कि अगर कोई आपदा आ गई, कोई भूकंप आ गया या कुछ ऐसी चीज, कोई बाढ़ आ गई, ठीक है, तो पैसा कहां से लाएंगे? कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ स्टेट में होता है, वहां से पैसा निकालो। अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर जो होता है, हमने सोचा नहीं था लेकिन कुछ ऐसी आपदा आ गई जिसके लिए हमको पैसा चाहिए, तो अगर सेंटर की बात करें तो प्रेसिडेंट के पास ताकत, स्टेट की बात करें तो गवर्नर के पास ताकत। जुडिशियल पावर की बात करते हैं दोस्तों, पार्डन, रिस्पाइट, रिमिशंस, मतलब देख सकता है सजा को कितना कम किया जाना है, माफ कर सकता है, लेकिन हां डेथ सेंटेंस को यह माफ नहीं कर सकता,
ठीक है ना, वो प्रेसिडेंट के पास ताकत होती है, समझ रहे हैं। उसके बाद जब जजेस ऑफ द हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट होता है तो प्रेसिडेंट से ये कंसल्ट करता है। बाकी पोस्टिंग्स, अपॉइंटमेंट, प्रमोशंस डिस्ट्रिक्ट जजेस का यही करता है, लेकिन हाई कोर्ट से कंसल्ट करता है, समझ रहे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द गवर्नर की बात करें दोस्तों, तो आपको बता दूं कि गवर्नर जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। अब ये सारे आर्टिकल 154, 163, 164 में ये ए बी सी जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द गवर्नर, संवैधानिक स्थान क्या है गवर्नर का, यह बताया गया है, ठीक है ना। अब गवर्नर की बात करें दोस्तों, एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है, गवर्नर के पास, ठीक है ना। अब जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेंगे, जो स्कीम बनाएंगे, इन द नेम ऑफ द गवर्नर होगा। 163 क्या कहता है आर्टिकल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो कि चीफ मिनिस्टर को एड करेंगे, और जो कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस करेंगे, ठीक है। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट को रिस्पॉन्सिबल होंगे, आर्टिकल 164 कहता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है अगर गवर्नर की बहुत बड़ी है, लेकिन यहां पर रियल पावर, अगेन मैं बोलूंगा, जो रियल पावर है वो किसके पास है, वो है आपके चीफ मिनिस्टर के पास, समझ रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के पास रियल पावर होती है। हालांकि कुछ केसेस में, ठीक है, जैसे अगर हम रिजर्वेशन ऑफ द बिल की बात करें, ठीक है, तो वहां पे गवर्नर के पास ज्यादा ताकत होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है गवर्नर की ज्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। अगर त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की बात करें, ठीक है, आसाम की बात करें, तो वहां पे भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें गवर्नर को ज्यादा पावर दी गई है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकता है, जैसे अभी 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई है, 6th शेड्यूल, ठीक है। तो यहां पे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं 6th शेड्यूल में जो आते हैं, उसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकता है गवर्नर, ये गवर्नर के पास ताकत दी गई है। कुछ और स्टेट में भी दोस्तों ताकत दी गई है, कुछ और मामलों में भी गवर्नर को ताकत दी गई है। जैसे महाराष्ट्र की बात करें, ठीक है, तो सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बना सकता है विदर्भ के लिए, मराठवाड़ा के लिए। गुजरात की बात करें तो अगेन सौराष्ट्र और कच्छ के लिए सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बना सकता है। ऐसे ही नागालैंड, आसाम, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक में भी इनको कुछ स्पेशल पावर दी गई है, समझ रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा गवर्नर की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया, बहुत बढ़िया। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच में क्या समानताएं हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अलग है, पावर का कंपैरिजन करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।